हेलो डियर फ्रेंड्स, तो चलो देख लेते हैं आज। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मोस्ट वेलकम अपने इसी वीएनआर क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर के, हम कर रहे हैं जूलॉजी का सेकेंड पेपर। तो जूलॉजी के सेकेंड पेपर में हम एवोल्यूशंस को देख रहे थे। ये एवोल्यूशंस का लास्ट के दूसरा लेक्चर क्लास होने जा रहा है। इस लेक्चर क्लास में हम देखेंगे आज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस क्यों जरूरी हो गया? इसके पहले तीन थ्योरी पढ़ लिए हमने। लैमार्क को देखा, डार्विन को देखा एंड ह्यूगो डे व्रीज को देखा। इन तीनों थ्योरी के बाद लास्ट थ्योरी हमारी पास बचती है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी का मतलब कि आज जो हमारे इवोल्यूशंस हो रहे हैं वो किस बेस पे काम करता है एंड उनके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं एंड उनके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स में कौन कौन साइंटिस्ट आते हैं, सबको आज के क्लास में डील कर लेंगे। देखो, मेरा ओपिनियन ये है कि आप पॉइंट्स को समझने पे जोर दो, लिखने पे नहीं। इसलिए मेरे क्वेश्चंस में या फिर मेरे वीडियो में एक ग्राफ होता है छोटा सा। इस ग्राफ की सहायता से मैं आपको क्विकली कम टाइम में पूरा पॉइंट्स कराने की कोशिश करता हूं। तो चलो देख लेते हैं आज का ये पॉइंट्स। यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिली हो तो लास्ट में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अगला नोटिफिकेशन मैं आपको दे सकूं, जिससे आपकी स्टडी लगातार कंप्लीट हो पाए। तो चलते हैं नंबर फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं, इसी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस को। इसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत। ठीक, तो जैव विकास से संबंधित आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत क्या रहा, इसके बारे में पिछले कई वर्षों की बात करें तो पिछले कई वर्षों में आनुवंशिक के बेसिस पे या कह सकते हो कि जेनेटिक या हेरिडिटी या इनहेरिटेंस के बेसिस पे अलग अलग थ्योरियां आती रहीं। आधुनिक खोज होते रहे। डार्विन व लैमार्क की जो थ्योरियां थी वो धीरे धीरे पीछे चलती गई। जब धीरे धीरे पीछे डार्विन और लैमार्क की थ्योरियां चली गई तो हमारे पास मेंडलवाद आया। उसके बाद हमारे पास जीन की खोज हो गई, जेनेटिक मटेरियल मिल गए। तो उनके बाद क्या हुआ कि नौ डार्विनवाद आ गया। नौ डार्विनवाद स्पेशली डार्विनवाद का एक अपग्रेडेड वर्जन था, एक अपग्रेड फॉर्म था जिसमें डार्विन को मिलाया गया। डार्विन के साथ साथ आज का जो पूरा थ्योरी कहता है वो कहता है जैव विकास का आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत। तो देखते हैं आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत के डिफिनीशंस के साथ। तो हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत स्पेशली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, क्या था यहाँ पे, डोबॉस्की। तो डोबॉस्की ने क्या किया, क्या डोबॉस्काई इसको कहते हैं, किसी किसी जगह डोबॉस्की कहते हैं। तो डोबॉस्की ने 1931 ईस्वी में, ध्यान देना, ये 1931 में एक अपनी कह सकते हो बुक लेके आए। क्या है? एक बुक लेके आए। इस बुक के हिसाब से इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ध्यान देना, क्या बोला? जेनेटिक एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की एक थ्योरी लेके आए। इस बुक का नाम था, ध्यान देना, बुक का क्या नाम था? बुक का नाम था जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस बुक में स्पेशली इसी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया था। अब ये बुक के बाद कुछ सालों बाद ये पूरा न्यू तो डाल दिया गया मॉडर्न थ्योरी का, लेकिन कुछ सालों बाद हमारे पास कौन आए? जूलियन यहाँ पे हेक्सले आए। हेक्सले ने 1942 ईस्वी में, ध्यान देना, हेक्सले क्या किए? 1942 से 1941 की बात करते हैं, 1942 में आए थे। वैसे 1942 में हेक्सले साहब आए तो हेक्सले ने क्या दिखाया? ध्यान देना, हेक्सले, ठीक, ऐसे कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी लोग यहाँ पे वाई भी लगा देते हैं। ठीक, हेक्सले 1942 में आए तो इन्होंने भी इनके थ्योरी को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया और बताया क्या कि जो डोबॉस्की हमारे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को प्रपोज कर रहे हैं, जिसका बेस है जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो एकदम सही है। अब जब एकदम सही हो गया, दो साइंटिस्ट का सही तरीके से सपोर्ट मिल गया इस थ्योरी को, तो ये थ्योरी आगे चल के स्पेशली एक डिफिनीशंस का क्राइटेरिया कवर कर लिया। एक डिफाइंड क्राइटेरिया कवर करते हुए बताया क्या गया? बताया गया कि किसी भी आबादी में, किसी भी पॉपुलेशंस की बात किया उन्होंने, बोला क्या कि किसी भी पॉपुलेशंस में पाई जाने वाली, ध्यान देना, किसी भी पॉपुलेशन में पाई जाने वाली जो हमारी इनहेरिटेंस है,
इनहेरिटेंस में जो वेरिएशंस आ रहे हैं उनमें नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस, ध्यान देना, नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस द्वारा उनके जेनेटिक कंपोनेंट्स में परिवर्तन होते हैं और यही कंपोनेंट्स आगे चल के इवोल्यूशंस का रूप ले लेते हैं। क्या बताया गया? बताया गया किसी भी पॉपुलेशंस में पाए जाने वाले, ध्यान देना, किसी भी पॉपुलेशंस में, किसी भी एरिया में, किसी भी आबादी में पाए जाने वाले स्पेशली इनहेरिटेंस की वेरिएशन, क्या? इनहेरिटेंस के वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया, जो हमारे नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के द्वारा उस पॉपुलेशंस के जेनेटिक चेंज, ध्यान देना, उस पॉपुलेशंस के जेनेटिक चेंज या जेनेटिक कंपोजिशंस में बदलाव होने के कारण, चेंज होने के कारण हम धीरे धीरे इवोल्यूशंस के तरफ बढ़ते हैं। ठीक, इस चीज को बताया कब गया? इनके डिफिनीशंस के पॉइंट्स। अब ध्यान देना, इनके कहने का एक लाइन का मतलब है कि यदि इवोल्यूशंस हो रहा है तो इसके दो ही फैक्ट काम करते हैं। कौन कौन? डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी एंड मेंडल का जेनेटिक कॉन्सेप्ट। ध्यान देना, कभी कभी पूछता है कि हमारे पास जो हमारा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है ये किसके रूल पे फॉलो करता है, किसके रूल को कंप्लीट करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेशली दो रूल को कंप्लीट करता है। एक डार्विन के सिलेक्शन थ्योरी को, जिसको नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बोला गया, और दूसरा मेंडल के फैक्टर, जिसको मेंडल ने फैक्टर बोला था, बाद में लोगों ने इसे जीन का नाम दे दिया। क्या बोला? लोगों ने इसे जीन का नाम दे दिया। अब इतनी कहानी तो हमने देख ली, ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया। अब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते गए। जब आगे बढ़ते गए तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगे। क्या बोलने लगे? अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगे। और इसी एक्सपेरिमेंट कब किया गया? 1900 के बाद किया गया। 1900 के बाद का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? क्योंकि मेंडल का जो थ्योरी था, ध्यान देना, जो मेंडल की थ्योरी थी वो 1900 के बाद फिर रिकमेंडेड की गई थी। ध्यान देना, फिर उसको रिकमेंड किया गया था। 1900 के पहले मेंडल की थ्योरी थी, लेकिन उनको कबाड़ में फेंक दिया गया था, कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब ये थ्योरी आई तो लोगों ने क्या किया, ये भी हमारे पास आ गए। कौन सी थ्योरी लेके? ये थ्योरी लेके आ गए जेनेटिक एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ साल बाद हमारे पास कौन आ गए? हेक्सले आ गए। अब इतनी ही बात रुकी नहीं, धीरे धीरे पूरा थ्योरी आगे चलता गया। डार्विन की जो न्यू डार्विनवाद था वो धीरे धीरे यहाँ पे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में बदल गया। ये कहानी चलती गई। हमारे पास अब आती है इसकी पॉइंट्स यानी पास्टुलेट्स। इस पूरे सिद्धांत की अवधारणा क्या रही, किसके बेस पे ये काम करती है। ठीक, तो दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं यहाँ पे इनके पॉइंट्स। आप एक स्क्रीनशॉट कर लो, जिससे आपको बाद में आसानी हो पॉइंट्स को समझने में। ठीक, एक स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे तो आपको पॉइंट समझने में आसानी होगी। ठीक, अब देखो यहां से बात करते हैं पास्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, यानी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को सही तरीके से इसकी अवधारणाएं क्या क्या थी। तो ये पूरी थ्योरी कुछ बेसिस पे काम करती है। पहले साइंटिस्ट हमारे आते हैं डेविस, इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है इस फैक्ट में। डेविस ने क्या किया, एक सिंथेटिक प्रिंसिपल नाम की एक बुक छापी। क्या की? इन्होंने एक अपनी बुक छापी। उस बुक का नाम था यहां पे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशंस। क्या था? बुक का नाम था मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशंस। जो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशंस की बुक थी वो पूरा बुक किस पे डिपेंड था? वो बुक था इसी हमारे थ्योरी पे, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी पे ही पूरा बुक उन्होंने छापी, अपनी बुक लिखी। उस बुक का क्या नाम था? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशंस। आप ध्यान रखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट्स को नोटिस करते जाइएगा। मेरे लेक्चर्स पे हर समय ध्यान रहे, मैं लिखता कम हूं बट बोलता ज्यादा हूं। बोलता इसलिए हूं ताकि आपको वर्ड ज्यादा रिफरेंस कर सकूं कम टाइम में। अब देखो ये तो हमारी बुक हो गई। क्या हो गई? ये बुक हो गई। किस पे डिपेंड था? ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पे डिपेंड था। इसके दो फैक्टर थे। क्या थे? इसके दो फैक्टर थे। दो फैक्टर पे इन्होंने काम किया। एक फैक्टर इन्होंने था बेसिक फैक्टर और दूसरा था एसेसरी फैक्टर। ठीक, क्या था? एसेसरी फैक्टर, यानी जो हमारे एसेसरी या कंपेनियन फैक्टर था, सहायक कारक इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं मूल कारक।
तो मूल कारक में हमने क्या देखा, स्पेशली इसको मूल कारक लिखना हो तो लिख लो यहां पे, मूल कारक इसको बोला जाता है सहायक, सहायक कारक। अब ध्यान देना, ये दो फैक्टर निकल के आए, मूल कारक और सहायक कारक के। अब पहले वाले फैक्टर में क्या बताया इन्होंने, जीन के बारे में बताया, जीन म्यूटेशंस, मतलब बताया कि हमारे पास माइक्रो इवोल्यूशंस के दौरान, ध्यान देना, जब हमारे पास जीन म्यूटेशंस होते हैं, जीन म्यूटेशन के दौरान स्पेशली किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी जो भी जेनेटिक कंडीशंस हैं, जो भी जेनेटिक सीक्वेंस हैं, डीएनए सीक्वेंस हैं, उनमें धीरे धीरे बदलाव आता है, ठीक, इनडायरेक्टली धीरे धीरे बदलाव आता है, जिससे कुछ समय बाद माइक्रो इवोल्यूशंस कुछ समय बाद एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है। ये न्यू स्पीशीज कहीं ना कहीं हमारे इवोल्यूशंस को कंप्लीट करता है। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या बताया, दूसरा फैक्ट इन्होंने बताया क्या, दूसरा बताया कि चेंज इन क्रोमोसोम्स, बताया इन्होंने कि चेंज इन क्रोमोसोम में कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में यदि बदलाव होगा, उनके रंग, उनकी संख्या, खासकर उनकी संख्या की बात इन्होंने किया था कि उनकी संख्या में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, उनके संरचना में कोई परिवर्तन किया जाता है, वो परिवर्तन आगे चल के इवोल्यूशंस के प्रकार ले लेंगे, यानी इवोल्यूशंस को पार्टिसिपेट करेंगे कंप्लीट करने में। उसके बाद बोला गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, यदि हम चाहें तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के तहत किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस में, डीएनए के जो कोडान्स हैं उनके सीक्वेंस में कोई चेंजिंग कर देते हैं तो भी हमारे पास एक इवोल्यूशंस नजर आता है, एक नई स्पीशीज नजर आती है। वो नई स्पीशीज आगे चल के एक नई स्पीशीज को जन्म देगा, जिससे कहीं ना कहीं इवोल्यूशंस को एक बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद अगला पॉइंट बोला गया नेचुरल सिलेक्शंस। नेचुरल सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस थ्योरी के लिए। तो नेचुरल सिलेक्शंस की वीडियो मैं पिछले दे चुका हूं, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो नेचुरल सिलेक्शन में बोला गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो नेचुरली होना चाहिए, और उनके साथ साथ पूरा जो फैक्ट्स होते हैं उन पे अलग अलग कारक काम करते हैं, अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। वो फैक्टर आगे चल के धीरे धीरे कहीं ना कहीं इवोल्यूशंस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। अब दूसरा सहायक कारक कौन कौन से थे, इसमें माइग्रेशन था, माइग्रेशन बेस्ड फैक्टर है। माइग्रेशन क्या कहता है, माइग्रेशन कहता है कि जब एक स्पीशीज, ठीक, अपने भरण पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशंस के लिए, अपने नीड्स के लिए, अपने जैसे एजुकेशंस के लिए हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यहाँ पे जा रहे हैं, वेस्ट इंडीज, कहीं ना कहीं हम माइग्रेट कर रहे हैं। तो माइग्रेशंस में क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जब ऑर्गेनिज्म जाता है तो उसके बॉडी पे, उसकी जो बॉडी है वो एडाप्टेशन जिसको कहते हैं, एडाप्टेशन, अनुकूलन, अनुकूलन की प्रोसेस होती है। अनुकूलन के प्रोसेस में हमारी बॉडी वहां के एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, जिससे हमारी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस बनने लगते हैं, और यही चेंजेस धीरे धीरे करके अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट कंडीशंस में चल के वो कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक ऑर्डर में धीरे धीरे चेंज लाता है, और कुछ जनरेशन बाद वो एक नई स्पीशीज, नई क्राइटेरिया के साथ नजर आती है, ठीक। ये भी कहीं ना कहीं इवोल्यूशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद यहां पे हम देखें अगले फैक्ट में हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत बेस्ट चीज है, हाइब्रिडाइजेशन को हमने कंप्लीट किया है। यदि हम संकरण कराते हैं, क्या कराते हैं, यदि हम संकरण कराते हैं, संकरण हाइब्रिड बनाते हैं, तो हाइब्रिड भी एक कहीं ना कहीं अपने दोनों जनरेशन से, जैसे हमने देखा था कि मेंडल के थ्योरी में क्या था, ये हमारे टी थे दोनों, ये हमारा क्या था, ये टॉल था, ये ड्रॉप था, इनमें हमारा जो हाइब्रिड बन के तैयार होता था ये दोनों के सिम्टम्स को दिखाता था। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इन दोनों से एक नई स्पीशीज है, ये स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज बी है, और ये स्पीशीज एक सी मिली, तो इसके जेनेटिक सीक्वेंस कहीं ना कहीं इन दोनों के जेनेटिक सीक्वेंस से अलग होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन भी कहीं ना कहीं इवोल्यूशंस में बहुत बड़ा फैक्ट रहा। अब बात करते हैं, लास्ट है जेनेटिक, यहाँ पे ड्रॉप। जेनेटिक ड्रॉप भी इवोल्यूशंस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंप्लीट करता हुआ नजर आया, और इसमें जितने भी जेनेटिक क्राइटेरिया के अंदर एक बहाव था, एक फ्लो था, वो आगे चल के कंप्लीट होता हुआ नजर आया, और वहीं पूरी कंप्लीट करने की उनकी प्रोसेस थी जेनेटिक ड्रॉप के अंदर, वो जेनेटिक ड्रॉप
इवोल्यूशंस को सही तरीके से इनके फैक्ट के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को कंप्लीट करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास माइग्रेशन एंड हमारे हाइब्रिडाइजेशंस हैं, और इधर से हमारे पास आ जाता है जीन, यहाँ पे क्या जीन म्यूटेशंस एंड क्रोमोसोम चेंजेस एंड नेचुरल सिलेक्शंस। ये हमारे 3 फैक्ट उधर 2 फैक्ट इधर पूरे डेविस को कंप्लीट करते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, ये पूरा हमारा नॉर्मली फैक्ट्स था, नॉर्मली फैक्टर था, जिसके बेसिस पे हम इवोल्यूशंस को देखते हैं। किसके बेसिस पे? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बेसिस पे। अब ये कहानी यहां तक रुकी नहीं, थोड़ी सी और पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट में हमने डेविस को देखा, नंबर दूसरे की बात करो, नंबर दूसरे में ये देखा जाता है स्टूडेंट्स कि लैंगिक रूप से सेक्सुअल कंडीशंस में ऐसा देखा जाता है, जब हमारे क्या सेक्सुअल कंडीशंस में लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जितनी भी जेनेटिक वेरिएशंस होती है वो स्पेशली एक जीन पूल बनाती है। आप देखे होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो भी जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होती है उनकी एक जीन पूल होती है, एक निश्चित क्राइटेरिया में ही वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं। ठीक, वो दूर तक नहीं जा पाते और उनमें भी वेरिएशन देखा जाता है। जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंटल मार्गन का था हमारे पास ड्रोसोफिला मक्खी। तो ड्रोसोफिला फ्लाई हमारी जो थी, जिसको हम स्पेशली हाउस फ्लाई या फिर फ्रूट फ्लाई के नाम जानते हैं, तो ड्रोसोफिला पे मार्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं इवोल्यूशंस को कंप्लीट करता हुआ, जीन म्यूटेशंस को कंप्लीट करता हुआ नजर आता है। ठीक इसी कहानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पास जो जीन पूल होता है, जीन पूल का मतलब होता है एक स्पेशल एरिया में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो जीन होता है वो एक दूसरे से काफी मैच करते रहते हैं, उसी बारे में जीन पूल को दिखाया गया है। ठीक, अब ध्यान देना स्टूडेंट, ये पूरी कहानी चलती गई। यहां पे सबसे बेस्ट कहानी था वो था सप्रेशन मैकेनिज्म। सप्रेशन मैकेनिज्म हमारे इसी हाइब्रिडाइजेशन पे काम करता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन करके इसे हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में देखें तो हाइब्रिडाइजेशन करके हम अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सकते हैं। जैसे आज के कल्चर में हम देखें तो हमारे पास राइस है, पहले एक या दो चावल की प्रजातियां थी, अब हमारे पास लगभग 600 से ज्यादा, मानते हैं 1600, ऐसे नॉर्मली 1000 से भी ज्यादा हमारे पास अब तक स्पीसीज आ गए हैं चावल के। वो क्यों? उनको कहीं ना कहीं माइग्रेशन नहीं कराया गया, उनमें हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, संकरण करा के हम नए स्पीसीज को अपने आवश्यकता के अनुसार ठीक उनको लाते गए। ये पूरा जो थ्योरी था यही होता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ये 5 नंबर का आता है, 2 नंबर या 2.5 नंबर का आता है, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक, आप कंप्लीट इसको कर लीजिएगा यही इस हेडिंग के साथ। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में लेके आपके लिए स्पीसीज, एक नया टॉपिक कि हमारे पास स्पीसीज के साथ एक हमारे पास पढ़ना है ह्यूमन इवोल्यूशंस एंड स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 2 लेक्चर क्लास कंप्लीट करने के साथ हमारा ये वाला पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बंडल कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलेंगे हम अगले टॉपिक में जिसका नाम है एनिमल डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 2 के बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।